आप सुन रहे हैं जानी मानी और प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हेमेंद्र का लिखा उपन्यास अपने अपने इंद्रधनुष का अंतिम भाग 6। विक्रांत बोला, नहीं नीलाक्षी जी, मैं ऐसा दुस्साहस आपके साथ कैसे कर सकता हूँ। मैं आपका आदर करता हूँ, आपसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं आपके साथ कोई गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ। मैंने आपकी इच्छा ही पूछी है। मैं अपनी इच्छा मानने के लिए आपको बाध्य कदापि नहीं कर सकता। मेरी बात से आपको पीड़ा पहुँची है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अपनी बात पूरी करते करते विक्रांत अत्यंत निरीह लग रहा था। कदाचित उसकी आंखें भी भर आई थीं। आप मुझे क्षमा करें विक्रांत जी, अभी मैंने इस विषय पर विचार नहीं किया है। कृपया आप कॉलेज में इस प्रकार की बातें भी ना किया करें। कोई सुन लेगा तो बिना किसी कारण के बातें होने लगेंगी। ये सब मुझे पसंद नहीं है। अतः इस विषय पर पुनः बात ना करें। मेरे लहजे में तलखी थी या नहीं ये मैं नहीं जानती, किंतु कुछ देर तक खामोश होकर बैठने के उपरांत विक्रांत अपनी क्लास की ओर चला गया। कुछ देर में मैंने भी अपना कार्य समाप्त किया और स्टाफ रूम से बाहर आ गई। शाम को कॉलेज से विक्रांत सीधे मेरे घर आ गया। मेरे प्रति विक्रांत का एक ऐसा लगाव था, मैं समझ नहीं पा रही थी। विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करने के उपरांत भी माँ बाबूजी से मिलने मेरे घर तक आना मेरे समझ से परे था। क्या सचमुच विक्रांत मुझसे सच्चा प्रेम करता है? विक्रांत का ये लगाव मेरे प्रति था या वो परिस्थितियों के वशीभूत हो मेरे साथ विवाह कर अपना कोई हित साधना चाहता था? अभी तो पुनर्विवाह करने की मेरी इच्छा नहीं है। भविष्य में यदि कभी इच्छा होती भी है तो विक्रांत मेरा आदर्श पुरुष या प्रेमी कभी नहीं हो सकता। मैं नीलाक्षी जी से विवाह करना चाहता हूँ। आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी ओर से इनको कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं दूंगा। माँ बाबूजी की ओर देखते हुए विक्रांत ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा। विक्रांत की बातें सुनकर चाय पीते हुए बाबूजी सहसा मेरी ओर देखने लगे। उसकी बातें सुनकर वे तनिक भी अचंभित नहीं हुए, क्योंकि उससे पूर्व भी उनके समक्ष वो मेरे साथ विवाह का प्रस्ताव रख चुका था। इस बार का अतिरिक्त उतावलापन मेरी समझ से स्वप्निल के साथ मेरी बढ़ती मित्रता का कदाचित उसका समझ जाना था, जिसकी मुझे कोई चिंता नहीं थी। बेटा, हम भी तो यही चाहते हैं कि नीलाक्षी का घर बस जाए। नीलाक्षी समझदार, स्वावलंबी व विचारवान लड़की है। अपने पहले विवाह के कट अनुभवों से वो थोड़ी भयभीत भी है। पुनर्विवाह के कट अनुभव वो स्वयं लेगी। किससे और कब करनी है ये भी वो स्वयं निश्चित करेगी। उसकी इच्छा भी विवाह करने की नहीं है तो हम प्रतीक्षा करेंगे। चाय समाप्त कर प्याला मेज पर रखते हुए विक्रांत की ओर देखते हुए बाबूजी ने कहा, जैसी उसकी इच्छा होगी हम उसका साथ देंगे। वो समझदार बच्ची है, हम जानते हैं वो सही समय पर सही निर्णय लेगी। कुछ क्षण का विराम देकर बाबूजी ने अपनी बात पूरी की। तो क्या उसकी सहमति की और हाँ की मैं प्रतीक्षा कर सकता हूँ? विक्रांत ने कहा। नहीं बेटा, ना जाने वो निर्णय करने में कितना समय ले। ये भी हो सकता है कि वो पुनर्विवाह ना करे, अतः हम तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम नीलाक्षी की प्रतीक्षा न करो, बाबूजी ने स्पष्ट कह दिया। विक्रांत हतप्रभ था, विचार मग्न था, चुप था। मैं जानता हूँ कि तुम नीलाक्षी के लिए योग्य वर हो, किंतु हम तुम्हें रोक नहीं सकते। कुछ क्षण रुककर बाबूजी ने अपनी बात पूरी की। मैं बाबूजी व विक्रांत के मध्य हो रही बातचीत सुन रही थी। निशब्दता ही इस समय मेरे लिए बेहतर विकल्प था। मैंने उस विकल्प का चयन कर लिया था। कुछ देर तक बैठने के पश्चात विक्रांत चला गया। मैंने उसे जाते हुए देखा। हंसमुख स्वभाव व आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी विक्रांत खामोशी की चादर ओढ़े सुस्त कदमों से मेरे घर से चुपचाप चला जा रहा था। गेट तक मैं उसे छोड़ने आई। अभिवादन करते समय जिस प्रकार उसने मुझे जिस प्रकार देखा, वैसी कातर व पीड़ा भरी दृष्टि मैंने आज तक उसकी नहीं देखी थी। एक क्षण के लिए उसके प्रति मेरे हृदय में करुणा के भाव उत्पन्न होने लगे। किसी प्रकार मैंने स्वयं को नियंत्रित किया, उसके प्रति सहानुभूति से भरी भावनाओं को अपने हृदय से विलग किया।
कुछ देर में सब कुछ सामान्य हो गया। जीवन की दिनचर्या पूर्ववत चलने लगी। समय अपनी गति से आगे बढ़ने लगा। ऋतुएं परिवर्तित होने लगीं। मेरे जीवन में भी परिवर्तन के संकेतों की अनुभूति मुझे हो रही थी। ये परिवर्तन आभासी थे या वास्तविक, ये मुझे ज्ञात नहीं। आसमान पर मेघों ने डेरा डालना आरंभ कर दिया था। ग्रीष्म की तपिश कुछ कम होने लगी थी। आषाढ़ की ऋतु ने दस्तक दे दी थी। भूमि से मिलने के लिए व्याकुल श्यामल मेघों के टुकड़े प्रेम की घनी वेदना से तरल होकर रिमझिम फुहारों के रूप में परिवर्तित हो भूमि को तृप्त करने लगे थे। धूल धूसरित संपूर्ण सृष्टि धुलकर नवीन हो उठी थी। पीतवर्णी नन्ही दूब व पत्ते हरे वस्त्र पहनकर झूमने लगे थे। जल भरे खेतों में धान रोपते कृषकों के साथ नृत्य करते मयूर व श्वेत बगलों के झुंड प्रकृति में अद्भुत दृश्य व आनंद का सृजन कर रहे थे। शनह शनह सावन की ऋतु भी आ गई। बारिश से भूमि जलमग्न रहने लगी है। शीतल हवाओं के झोंकों से वृक्ष लताएं लहरा लहरा कर धरा का मुख चूम लेना चाह रहे हैं। चारों ओर स्वतः उग आए नन्हे बिरुओं के फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगी हैं। सावन ऋतु के आकर्षण में बद्ध वे भी न जाने किस दूर देश से आ गई हैं। हरियाली से झूमती सृष्टि मुझे सदा आकर्षित करती रही है। जल भरे बादल न जाने कहाँ से आकर अकस्मात भूमि पर बरसने लगते हैं और मन हर्षित हो उठता है। सायंकाल का समय है। अभी अभी बारिश थमी है। नभ में उगे इंद्रधनुष को देखकर मन किसी शिशु की भांति किलकारियां भरने लगा है। सूर्य की स्वर्ण रश्मियों के प्रभाव से उगा अर्धवृत्ताकार इंद्रधनुष आकाश के मध्य देर तक चमकता रहा। उसके विलुप्त होते ही अकस्मात कई छोटे छोटे इंद्रधनुष नभ में उगाए। उफ, कितनी मनमोहक छटा नभ में व्याप्त हो गई। एक नभ में एक साथ कई इंद्रधनुष, ऐसा दृश्य यदा कदा ही दिखाई देता है। मैं देर तक नभ और इंद्रधनुष के सम्मोहन से सम्मोहित होती रही। कुछ ही देर में ये इंद्रधनुष भी नभ से विलुप्त होने लगे। सामने रह गया सूना आसमान। धीरे धीरे सांझ गहराने लगी है। सावन के प्रातः की भांति सावन की सांझ भी मन को मोह लेती है। छत से आने की इच्छा नहीं हो रही थी। मन हो रहा था यूं ही छत पर बैठी रहूं और सांझ के सौंदर्य का अवलोकन करती रहूं। मेरा मन नीचे कमरे में जाने का नहीं हो रहा था। छत की खुली हवा की अपेक्षा कमरे में अभी ग्रीष्म की उमस व्याप्त होगी, ये सोचकर मैं देर तक छत पर बैठी रही। दिनचर्या के कार्य भी आवश्यक थे। देर तक मुझे छत पर बैठी देखकर माँ ने नीचे से आवाज़ लगा दी थी। मैं कुछ देर तक और छत पर बैठना चाह रही थी। माँ से बस थोड़ी देर में आ रही हूँ माँ कहकर मैं छत पर बैठी रही थी। नीम अंधेरे में वृक्ष लंबी काली परछाइयों के रूप में परिवर्तित होने लगे थे। सहसा वृक्ष रंगीन बिजली की झालरों से सजे प्रतीत होने लगे। काले साए की भांति खड़े वृक्ष जुगनुओं से भर गए थे। ऊपर तारों से भरे आसमान के साथ नीचे झिलमिल करते वृक्ष सांझ के सौंदर्य को द्विगुणित कर रहे थे। सचमुच ये ऋतु कितनी मनमोहक है, कितनी सुंदर है ये जुगनुओं से भरी सांझ। मैंने सुना है कि हमारी भावनाओं या हृदय की वस्तु स्थिति का प्रतिबिंब ऋतुओं के सौंदर्य पर पड़ता है। वर्षों पश्चात ऋतुओं में सौंदर्य की अनुभूति करना व उन्हें आत्मसात करना क्या मेरे हृदय के कोने में छुपी प्रसन्नता या किसी सुखद अनुभूति का प्रतिबिंब है? हर्षित हृदय ही अपने आसपास बिखरे सौंदर्य का अनुभव करता है। कई वर्षों के पश्चात ऐसा क्या हुआ है मेरे जीवन में कि मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, भला लग रहा है। कॉलेज में सब कुछ पूर्ववत है। विक्रांत अब भी मुझसे यथावत मिलता है। वो मिलता है, अभिवादन करता है और निःशब्द मेरी ओर देखने लगता है। कभी कभी आकर बैठता भी है मेरे पास पूर्व की भांति। न जाने क्यों उसे देख के मेरे हृदय में सहानुभूति के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। इधर कुछ दिनों से वो व्याकुल सा दिखने लगा है। स्वप्निल से बढ़ती मेरी नज़दीकियों का उसे आभास तो नहीं है। मैं स्वयं को स्वप्निल के समीप पा रही हूँ। प्रत्येक दृश्य से स्वप्निल मुझे आकर्षक लगता है। गौर वर्ण, एक गहरा शरीर, आंखों पर चढ़ा मोटा चश्मा, कुल मिलाकर बुद्धिजीवी, विचारशील, गंभीर व्यक्तित्व का स्वामी स्वप्निल प्रथम दिन से ही मुझे आकर्षित करने लगा था। उसके विचार भी मेरे विचारों से मिलते हैं। अध्ययन अध्यापन में वो भी रुचि रखता है। साहित्य कला की पुस्तकें पढ़ने में वो भी रुचि रखता है। उसकी रुचियाँ भी मुझसे मिलती हैं। उससे बातें करना मुझे अच्छा लगता है।
स्वप्निल भी मुझसे घुलने मिलने लगा है। खाली समय में वो देर तक मुझसे बातें करता है, अपने घर की, परिवार की, बच्चों की, अपनी पत्नी बरखा की। अनेक बार बातें करते करते बरखा की स्मृतियों में वो गुम हो जाता है। अपनी पत्नी बरखा से वो असीम प्रेम करता था। 6 वर्षों के पश्चात भी अभी तक उसे वो विस्मृत नहीं कर पाया है, उसकी स्मृतियों से उबर नहीं सका है। स्वप्निल की यही बातें उसे अच्छी लगती हैं। रिश्तों के प्रति सम्मान, सच्चाई और उन्हें तरजीह देना कोई स्वप्निल से सीख सकता है। कॉलेज में स्वप्निल अपना खाली समय मेरे पास बैठकर व्यतीत करता है। फुर्सत के क्षणों में मेरी दृष्टि में स्वप्निल को ढूंढती रहती है। मैं भी उसके सानिध्य में बैठना चाहती हूँ। चंद्रकांता अत्यंत खुश है मेरे लिए। वो मुझसे कहती है कि अब मुझे स्वप्निल से अपने हृदय की बात कह देनी चाहिए, अपनी भावनाओं से उसे अवगत करा देना चाहिए। उसके अनुसार ऐसा करने से स्वप्निल के साथ मेरे भावनात्मक लगाव को परिपक्वता मिलेगी। मैं संशय में हूँ कि इस बात की पहल मुझे करनी चाहिए या नहीं। एक एक दिन इसी संशय में व्यतीत होते जा रहे हैं। आज चंद्रकांता ने कह दिया कि यदि तुम्हें कहने में संकोच हो रहा है तो कहो, तो तुम्हारा संदेश उस तक पहुंचा दूं, तुम्हारी अभिभावक बनकर। यद्यपि चंद्रकांता ने ये बात हास्य में कही थी, किंतु उसकी बात सुनकर मेरे शरीर में एक गर्म नदी सी प्रवाहित होने लगी। मुझे प्रथम बार यह अनुभव हुआ कि स्त्री के शरीर में प्रेम की उद्यात भावनाएं एक गुनगुने जल से भरी नदी की भांति बहती हैं। ये नदी बाहर आकर किसी को भिगोना चाहती है, उसको जिसे वो प्रेम की अनछुई चांदनी से भरे हृदय में छुपा कर रखती है। मेरा शरीर गुनगुने जल से परिपूर्ण नदी की भांति तप्त होने लगा। अपनी भावनाओं पर किसी प्रकार नियंत्रण कर मैंने चंद्रकांता से कहा, नहीं नहीं, ऐसा न करना। मेरे विचार से इस विषय में स्वप्निल का पहल करना उचित रहेगा। कुछ क्षण रुककर तत्काल मैंने अपनी बात पूरी की। तुम और स्वप्निल एक जैसे हो, एक दूसरे से पहल करने की अपेक्षा कर रहे हो। प्रेम में ऐसा नहीं होता डार्लिंग, कहकर चंद्रकांता हंस पड़ी। चंद्रकांता द्वारा कई बातों को मैंने हास्य में लिया, साथ में मैं भी मुस्कुरा पड़ी। कॉलेज में विक्रांत जब भी मिलता मेरी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता। हमारे मध्य औपचारिक बातें होती, मात्र कुशल क्षेम पूछने तक। शीत ऋतु प्रारंभ होने वाली थी। शीत ऋतु हो और गुलाब के पुष्पों का आकर्षण हृदय को प्रभावित न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? यूं तो ये ऋतु पुष्पों की होती है, विशेषकर गुलाब के रंग बिरंगे पुष्पों से क्यारियां भर जाती हैं। कॉलेज की क्यारियां लाल, पीले, गुलाबी, सफ़ेद गुलाबों के पुष्पों से भर उठी हैं। गुलाब के लाल पुष्प मुझे आकर्षित करने लगे हैं। मैंने कहीं पढ़ा है कि लाल गुलाब प्रेम का प्रतीक होता है, तो क्या लाल गुलाब के पुष्पों के प्रति मेरे आकर्षण का यही कारण है? इन पुष्पों को देखकर ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे मैं युवावस्था में पहुंच गई हूँ। मेरे हाथों को पकड़े हुए स्वप्निल मुझे असंख्य गुलाब के रंग बिरंगे पुष्पों के मध्य लेकर चला जा रहा है, न जाने किस अद्भुत लोक में। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं किसी वीरान सुनसान स्थान पर चुपचाप अकेली बैठी हूँ। अपने दोनों हाथों में ढेर सारे लाल गुलाब के पुष्पों को पकड़े हुए स्वप्निल मेरे पास चला आ रहा है। उन पुष्पों से मेरी हथेलियों को भर कर मेरे समीप बैठ जाता है। मेरी ओर खामोशी से देखती उसकी आंखें मानो मुझसे पूछ रही हों, अब तक तुम कहाँ थी नीलाक्षी? मैं उसके कंधे पर अपने सिर को लगाए बैठी हूँ। उस बियावान में मेरे चारों ओर असंख्य गुलाब के पुष्प खिल उठे हैं। मन सिहर उठता है, ना जाने किस अनजाने भय की आशंका से। स्वप्निल मेरे समक्ष है, फिर ये कैसा भय, कैसी आशंका? शनय शनय गुलाब के पुष्पों वाली ये ऋतु व्यतीत हो गई। ऋतुएं आती जाती रहीं, समय आगे बढ़ता रहा। समय के साथ साथ स्वप्निल भी मेरे जीवन में रचता बसता जा रहा है। मेरे दिन स्वर्ण व रातें चांदनी में भीगती जा रही हैं। स्वप्निल ने अपनी भावनाओं से मुझे अवगत नहीं कराया था। मैंने भी तो अपना प्रेम उससे छुपा कर रखा है। मैं उससे विक्रांत की भांति मुखर होने की अपेक्षा कर रही हूँ, प्रतीक्षा कर रही हूँ। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते जा रहे हैं, माँ की अधीरता उनकी उम्र की भांति बढ़ती जा रही है। उम्र तो सभी की बढ़ती जा रही है, माँ की ही क्यों? मेरी, स्वप्निल, विक्रांत, बाबूजी, सभी की उम्र की दहलीजों पर सभी चढ़ते जा रहे हैं। अधीरता तो बाबूजी के चेहरे पर भी स्पष्ट होने लगी है। अधीर तो मैं भी हूँ। मेरे मन में स्वप्निल से कुछ पूछने व जानने की इच्छा प्रबल हो रही है, किंतु
किंतु जैसे शब्द के लिए मैं अब कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती। अंततः चंद्रकांता से मैंने अपने मन की बात कह दी। छूटते ही उसने हंसते हुए कहा, मुझे ही अभिभावक बनाना था तो इतनी विलंब क्यों? उसी समय क्यों नहीं मेरी बात मानी तुमने? चलो कुछ ट्रीट की व्यवस्था कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। किसी युवती की भांति मचलते हुए चंद्रकांता ने कहा। शाम को कॉलेज से घर जाते समय चंद्रकांता ने कहा, तुम्हारा संदेश पहुंचा दिया है मैंने। उस संदेश का उत्तर वो स्वयं देगा तुम्हें कल कॉलेज में। तुमसे बातें करने के लिए उसे किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है। चंद्रकांता ने मुस्कुराकर कटाक्ष करते हुए कहा। मैंने उसके समर्थन में सिर हिला दिया। अब तो मुस्कुराओ, चंद्रकांता ने कहा। मैं बरबस मुस्कुरा पड़ी, मन ही मन उसकी प्रति कृतज्ञ हुई। रात्रि ऊहापोह की स्थिति में व्यतीत हुई। प्रातः घर की दिनचर्या समाप्त कर समय से कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज में प्रवेश करते समय पग लड़खड़ा रहे थे। हृदय की धड़कन प्रथम बार प्रेम में पड़ी किसी युवती के हृदय की धड़कनों से असंतुलित हो रही थी। मन बार बार व्याकुल हो रहा था। कैसे सामना करूंगी आज मैं स्वप्निल का? स्टाफ रूम में कुछ देर रुकने के पश्चात मैं क्लास में चली गई। आज मुझे ये क्या हो रहा है समझ नहीं पा रही हूँ। कितनी कठिनाई से समय व्यतीत कर पा रही हूँ। स्वप्निल की प्रतीक्षा करते करते मध्याह्न का समय हो गया था। वो अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया। कहाँ है वो? क्या वो आज कॉलेज नहीं आएगा? मन अधीर होने लगा है। उसके घर में सब ठीक तो है। फ़ोन द्वारा उसका हाल चाल पूछने की इच्छा हो रही है, किंतु फ़ोन नहीं कर पा रही हूँ। उसके बारे में किसी और से पूछ भी तो नहीं सकती। डर है कहीं कोई मेरे मनोभावों से वाकिफ ना हो जाए। चंद्रकांता आ गई है। वो मेरे पास ही बैठी है। उसे ज्ञात है कि स्वप्निल अभी तक कॉलेज नहीं आया है। हम दोनों के बीच सन्नाटा पसरा है। बात बात पर हंसने व चुहल करने वाली चंद्रकांता चुप है। वो कुछ सोच रही है, न जाने क्या। मैं भी विचार मग्न हूँ। सहसा स्वप्निल स्टाफ रूम में प्रवेश करता दिखाई दिया। उसे देखकर मेरा हृदय धक से हो गया। कितना आकर्षक लग रहा है स्वप्निल। सबसे अभिवादन करते, उत्तर प्रत्युत्तर देते वो सीधा मेरे पास चला आ रहा था। उसे देखकर मेरी दृष्टि झुक गई। उसे देखकर दृष्टि का झुक जाना मेरे हृदय में उसके प्रति प्रेम की पराकाष्ठा तो नहीं थी। अन्यथा अब से पूर्व ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पलकें इस प्रकार पूजिल कभी नहीं हुई। उसने मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन किया, मेरे समीप कुर्सी खींची और बैठ गया। स्वप्निल को मेरे समीप आते देख चंद्रकांता ने मेरे हाथों को हौले से स्पर्श किया था और वहाँ से क्लासरूम में जा चुकी थी। स्वप्निल कुछ देर तक मुझे देखता रहा। बाहर चलकर बैठते हैं, वहाँ उस वृक्ष के नीचे बेंच पर, उसने बाहर की ओर संकेत करते हुए कहा। जी, मैंने कहा और चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। जी कहते समय मेरा स्वर धीमा था, जैसे आवाज़ गले में रुक गई हो। बेंच पर बैठते हुए मैंने स्वप्निल से कुछ दूरी बना रखी थी। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, आकर्षक लग रहा था। कुछ देर चुप रहने के पश्चात उसने कहा, चंद्रकांता जी द्वारा कहलवाया आपका संदेश मिल गया। आपका अत्यंत आभार जो आपने मुझे इस योग्य समझा। कहकर स्वप्निल चुप हो गया। मैं चुप थी और सिर्फ स्वप्निल को सुनना चाह रही थी। आप जैसी सुशिक्षित, शालीन, आकर्षक, गुणी जीवन साथी पाना किसके लिए सौभाग्य की बात ना होगी। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपने अपने योग्य समझा। स्वप्निल की ठहरी हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही थी। 2 वर्ष पूर्व जब प्रथम बार मैंने आपको देखा था, प्रथम दृष्टि में ही आप मुझे अच्छी लगी थी। मैं भी आपकी ओर शनैः शनैः आकर्षित होने लगा। रुक रुक कर स्वप्निल अपनी बात कहता जा रहा था। मेरे हृदय में भी आपके लिए वही स्थान है जो आपके हृदय में मेरे लिए है। मैं निशब्द स्वप्निल की बातें सुन रही थी। उसकी बातों के मध्य मेरे बोलने के लिए स्थान ही कहाँ था। अतः निशब्दता ही मेरे लिए सही विकल्प था। आप मेरे विषय में सब कुछ जानती हैं। मैंने बरखा को अकस्मात खो दिया। मुझे अभी यही प्रतीत होता है कि बरखा प्रत्येक क्षण मेरे साथ है। एकांत के क्षणों में वो मेरे समक्ष आ जाती है। मैं उसे कैसे विस्मृत करूं? मुझे आप ही बताइए। स्वप्निल अपनी बात कहता जा रहा था। स्वप्निल के चेहरे पर उदासी व विवशता के भाव स्पष्ट थे। मुझे प्रतीत हो रहा था कि वो विगत दिनों की स्मृतियों से निकलना चाह रहा है, किंतु निकल नहीं पा रहा है। मैं उसे कैसे विस्मृत करूं? आप ही बताइए नीलाक्षी जी, मेरी सहायता कीजिए बरखा को विस्मृत करने में।
रुक रुक कर स्वप्निल कहता जा रहा था। उसके नेत्रों के कोर उसी प्रकार पुनः भीग रहे थे जिस प्रकार बरखा की बात चलने पर पहले भी भीग जाया करते थे। अश्रुओं को रोकने के प्रयास में उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। उसे समझाने या सांत्वना देने में मैं स्वयं को असमर्थ पा रही थी। मेरी माँ भी मुझसे सदैव यही कहती रहती हैं कि विगत दिनों की स्मृतियों से बाहर निकलकर उन्हें विस्मृत कर मुझे नया जीवन प्रारंभ करना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ, किंतु क्या करूँ। मेरी माँ आपकी बहुत प्रशंसा करती हैं, गाहे बगाहे आपकी चर्चा करती रहती हैं, आपसे प्रभावित हैं। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो वो मेरे जीवन में बरखा का स्थान आपको देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक स्वप्निल ने स्वयं को संयत कर लिया था, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लिया था। अपने स्थान से वो मेरे समीप आ गया था। देखते देखते मेरे हाथों को अपने हाथों में ले लिया था उसने। प्रथम बार के नए स्पर्श का अनछुआ सा स्पंदन मेरी धमनियों में प्रभावित होने लगा। नीलाक्षी जी, मेरा वर्तमान प्रेम आप ही हैं। आपके प्रेम की अनुभूतियों में ही मैं सांस ले पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप ही मेरा वर्तमान है। आपके प्रेम से सिक्त है मेरा हृदय। आप मेरा सत्य हैं, किंतु अतीत की परछाइयों से मैं मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। अतीत से मुक्त न होने की मेरी अदम्य लालसा ही मुझे अतीत से मुक्त नहीं होने दे रही है। बरखा को मैंने अपने अतीत से निकालकर वर्तमान में स्थापित कर लिया है। कदाचित उसे लेकर मैं भविष्य में भी। कहते कहते वो चुप हो गया। मेरी हथेलियाँ स्वप्निल की हथेलियों में कसमसाने लगी। मैं उन्हें वहाँ से हटा लेना चाह रही थी, किंतु वे स्वप्निल की बलिष्ठ बाहों की पकड़ में थी। नीलाक्षी जी, आप मेरी प्रतीक्षा कर सकेंगी? कदाचित आपका प्रेम ही मुझे परिवर्तित कर सके। वो प्रत्युत्तर की आशा में मेरी ओर देख रहा था। मैंने समय की नदी में स्वयं को छोड़ दिया है। उसकी लहरें जहाँ चाहे मुझे बहा कर ले जाएं। उसके चेहरे पर एक ऐसी धावक की थकान परिलक्षित हो रही थी जिसकी दौड़ पूरी हो चुकी हो और वो निढाल होकर परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा हो। मैंने बिना एक क्षण गंवाए उत्तर दिया, मैं ऋतुओं के परिवर्तित होने की प्रतीक्षा करूंगी। प्रेम में सोच विचार कैसा? यदि सोचा समझा गया तो वो प्रेम कैसा? इस बीच अपना हाथ मैंने स्वप्निल की हथेलियों से मुक्त कर लिया था। उसके हाथों की गर्माहट की अनुभूति अभी तक मेरी हथेलियों में हो रही थी। मैं इस गर्माहट को, इस अनुभूति को ऐसे ही रखना चाहती थी। स्वप्निल और मैं यूं ही बैठे रहे कुछ देर तक। मुझे स्वप्निल के समीप बैठना अच्छा लग रहा था। मेरे पास से जाने की शीघ्रता उसे भी न थी। कदाचित उसे भी मेरे समीप बैठना अच्छा लग रहा था। देर तक हम यूं ही बैठे रहे। इस बीच ना तो मैंने कुछ बोला ना उसने। बस एक दूसरे की भावनाओं का स्पर्श करते रहे हम दोनों। अंततः हमें अपनी अपनी कर्म भूमि की ओर प्रस्थान करना था। स्वप्निल ने स्वयं को संयत कर लिया था। मैंने भी अपनी भावनाओं को उसी प्रकार रोक रखा था जिस प्रकार अब तक रोक कर रखा था। पुनः मिलते हैं नीलाक्षी जी। एक ठहरी हुई दृष्टि से देर तक मुझे देखता रहा। जी हाँ, अवश्य, कहकर मैं स्वप्निल के साथ वहाँ से चल पड़ी। स्वप्निल अपनी क्लास की ओर मुड़ गया, मैं भी। मैं प्रतीक्षा करूँगी ऋतुओं के परिवर्तित होने का, स्वप्निल के परिवर्तित होने का। मेरा और स्वप्निल का प्रेम एक जैसा ही तो है। जिस प्रकार स्वप्निल बरखा से अपना अटूट प्रेम विस्मृत नहीं कर पा रहा है, उसी प्रकार मैं भी तो स्वप्निल से अपना प्रेम विस्मृत नहीं कर पाऊंगी। स्वप्निल ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं उसकी प्रतीक्षा कर सकती हूँ, तो मैं अवश्य करूँगी। मैं भी तो उसी की भांति विवश हूँ। जैसे वो बरखा का स्थान किसी और को देने में असमर्थ है, उसी प्रकार उसका स्थान मैं किसी और को नहीं दे सकती, कदापि नहीं। विक्रांत अब मुझसे बातें करने में संकोच करता है। मैं जानती हूँ कि उसका कारण मैं हूँ। मेरे हृदय में उसके लिए कोमल स्थान नहीं है, अतः मैंने उसे दृढ़ता से मना कर दिया है। आज अकस्मात उसका फ़ोन आया। एक दूसरे का अभिवादन करने के पश्चात हम दोनों के मध्य सन्नाटा पसरा रहा। नीलाक्षी जी, क्या मैं आपकी प्रतीक्षा कर सकता हूँ? विक्रांत के स्वर में कुछ कपकपाहट थी। मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा आपके परिवर्तित होने तक। मुझे आप सदा प्रतीक्षारत पाएंगी। विक्रांत का स्वर अनुनय भरा व संयत था। नहीं विक्रांत जी, मेरे लिए आप अपने जीवन के अमूल्य क्षण व्यर्थ मत कीजिए। मेरे जीवन में सब कुछ ठहरा हुआ है। परिवर्तन के चिन्ह दूर दूर तक दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। क्षमा याचना कर मैंने फ़ोन रख दिया था।
मैंने सोच लिया है कि मैं प्रतीक्षा करूंगी ऋतुओं के परिवर्तित होने का, स्वप्निल के परिवर्तित होने का। यदि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है तो इस परिवर्तन की प्रतीक्षा करने का अधिकार विक्रांत को भी है, किंतु मैं ये अधिकार उसे नहीं दूंगी। ये अधिकार मैंने स्वप्निल को दे दिया है। परिवर्तन के पश्चात ऋतुएं वसंत की आएँ या पतझड़ की, उनका स्वागत मैं सहर्ष करूंगी। मैं प्रतीक्षा करूंगी अपने आसमान में एक छोटे से इंद्रधनुष के उगने की। ऋतुएं अवश्य परिवर्तित होंगी। अभी तक आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी का लिखा हुआ उपन्यास अपने अपने इंद्रधनुष धारावाहिक रूप से। आज आपने उपन्यास का अंतिम भाग सुना। उपन्यास यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद है उपन्यास आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कहानियों को लाइक करें और साहित्य प्रेमी मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।